हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो सेट आता है जिसमें कि कुल 24 सेट गिवन है। उन टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है आज टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो ज़रूरत है आपकी निगाहें यहीं जमाने की। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसको कहा जाता है मल्चिंग। क्या कहा जाता है? मल्चिंग। बेसिकली मल्चिंग एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तरह के शीर्ष पर फैली हुई रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाएं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो ध्यान में रखना है कि औरंगजेब जो है वह जय सिंह और जसवंत सिंह, ये दो ऐसे सामंत थे जिन्हें कि मिर्जा राजा का खिताब दिया था। अगर हम बात करें मेरे भाई औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो है बीजापुर के विरुद्ध अभियान में जो असफल हुए थे 1667 में, वह बुरहानपुर में राजा जय सिंह की वहीं पे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और दूसरा जो है राजा जसवंत सिंह, वह औरंगजेब ने अफगानिस्तान की सीमा पर भेजा था। तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु भी 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो ध्यान रखिए, हर दूसरे साल जो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की कुल संख्या होती है, वह कुल संख्या की 1/3 सदस्य जो होते हैं वह इससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा से हमें दो तीन टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि जैसे राज्यसभा का जो विवरण है राज्यसभा के बारे में जो बताया गया वह किस आर्टिकल में बताया गया। तो ध्यान रखेंगे, यह आर्टिकल 80 में इनका जिक्र है। और उनके बाद जो यह राज्यसभा होता है यह अस्थाई सदन होता है। यह कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन होता है, जिनका जिक्र हमेशा किस में होता है? अनुच्छेद 80 में किया गया। इनका जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये 2-3 टर्मिनोलॉजी है जिन्हें आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। उनके बाद हम लोग अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो दिल्ली सल्तनत का जो एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो ध्यान रखेंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी की जो कृति बादशाहनामा है, उनके संरक्षक वो किनके थे? शाहजहां के। क्या हो जाएगा? शाहजहां। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। और बादशाहनामा में शाहजहां के काल में अकाल के बारे में भी चर्चा है। जो यह बादशाह नामक जो बुक है, ये बादशाह नामक, इसमें क्या है, बेसिकली बादशाह नहीं, ये बादशाहनामा है। और इसमें जो जिक्र है वह किसका जिक्र है? वह जिक्र है इसके जो काल में जो अकाल है उनके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो छोड़िए, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। तो जो पुर्तगाली थे वो गोवा पर कब कब्जा किए थे? तो पुर्तगाली द्वारा जो गोवा पर कब्जा किया गया था वो 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था। इसके अलावा 1509 में जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। याद रखेंगे, 1509 में जो फ्रांसीसी गवर्नर भारत आए थे उनका नाम क्या था? वो डी अल्बुकर्क थे। और अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, किसको? यूसुफ आदिल शाह को हरा करके यह जो है यह गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे कि जो गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा हुआ वह कब हुआ था? 1510 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1510 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, तिरुवर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो ध्यान रखेंगे, तिरुवर और अजंता के मंदिरों पर जो भित्ति है इस तरह की जो चित्रकारी है वो मौजूद है। किस तरह की है? भित्ति चित्रकारी मौजूद है। उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करने के समय हुआ था। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करने के समय साइमन कमीशन के विरोध करते करते लाला लाजपत राय पर क्या किया गया था? लाठीचार्ज
चार्ज किया गया था, जिनके फलस्वरूप में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये जो साइमन कमीशन कब आए थे भारत में, यह साइमन कमीशन 1928 को भारत में आए थे, 1928 में आए। जिन्हीं का विरोध कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे, और जिन पे बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया और जिनके कारण यह गंभीर रूप से घायल हो गए और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल के नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कर रहे थे वह कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो प्लासी का युद्ध याद ध्यान में रखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके 1757 ईस्वी के में हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध यह किनके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव थे और उधर से इधर से जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। हमें पूछा गया था ब्रिटिश के सैन्य दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ब्रिटिश के सैन्य दल के नेतृत्व जो कर रहे थे वह कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। याद रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना है, अरुंधति राय। किसका उपन्यास है, अरुंधति राय। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। इनके अलावे कुछ पुस्तकें हैं जिनका भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि चेतन भगत है, इनका 5 पॉइंट समवन है, हाफ गर्लफ्रेंड काफ़ी चर्चित उपन्यास है। इनके अलावे 2 इयर्स एंड मंथ्स एंड इवेंटी नाइट्स है, ये सलमान रश्दी का है। उसके बाद हेलेन केलर का द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है। उसके बाद जतीन परांजपे और आनंद बसु का क्रिकेट द्रोण है। इनके अलावा रस्किन बॉन्ड का अ सॉन्ग ऑफ इंडिया है। उसके बाद डॉक्टर जसवंत राठी का मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये किसका है, ये डॉक्टर जसवंत राठी का है। इनके अलावे क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो इनका जवाब हमें ध्यान में रखना है कि यह जो बने थे वो 1892 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जो थे वो यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। इनके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो कब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया और ये मरणोपरांत दिया गया था। ध्यान रखेंगे, सत्य प्रकाश पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में आए तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो सत्यार्थ प्रकाश है किसकी रचना है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। और कभी कभी मेरे भाई इसका जो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में हमें ईस्वी भी पूछ लेता है कि किस ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। तो वो ध्यान रखेंगे 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह SSC CPO में पूछा गया प्रीलिम्स में, जो 2023 था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 1875। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि ये जो बाईचुंग भूटिया है ये कहाँ से लोकेटेड है। तो बाईचुंग भूटिया, तो बाईचुंग भूटिया जो है वह सिक्किम से लोकेटेड है। कहाँ से लोकेटेड है, सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है, हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का जो है वह नेफ्रोलॉजी से है। किससे है, नेफ्रोलॉजी से है। वृक्क का संबंध किससे है, नेफ्रोलॉजी से है। इनके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो गिवन है वो रीजनिंग के गिवन है। रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल GK GS के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और GK GS के क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो करेंगे वो रीजनिंग का भी करेंगे, मैथ का भी करेंगे। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन किसका है, मैथ और रीजनिंग का है। फिर यहाँ से हम लोगों का जो है GS स्टार्ट होता है, साइंस स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है कि P प्रतिरोधकता, क्या पूछा गया है, P प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता होगी इनका हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इनका वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इनका वैल्यू को
देखिए साधारण से क्वेश्चन है, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग। देखिए अगर किसी का प्रतिरोधकता फिक्स है ना, कि जैसे ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब वह पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होता है, तो इसका कितना भी टुकड़ा कर लिया जाए, हर में जो इसका प्रॉपर का रेसिस्टेंस है, जो इसका प्रतिरोध की क्षमता है, वो हर जगह सेम ही होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका जो रेसिस्टिविटी दिया हुआ पी है, तो यह हर एक भाग में पी ही रहेगा, हर एक भाग में क्या रहेगा, पी ही रहेगा। बेसिकली यह पी नहीं है, रेसिस्टिविटी को दिखाता है। जो ऑप्शन डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है। अगर स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाएगा तो स्प्रिंग जो होगा संकुचित हो जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 44, नहीं ये क्वेश्चन आपका गिवन है। क्वेश्चन है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को अक्षरों को नहीं पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन सही है, हमें उन पे जिक्र करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो क्वेश्चन में स्पष्ट क्या है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ा जाता। तो कौन सा प्रकथन सही है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, विद्यार्थी का नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यार्थी का जो नेत्र है, विद्यार्थी का जो नेत्र है, नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया, जिनके कारण वो उसको निकटता देखने में क्या होती है, दिक्कतें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जैसे हो गया जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इनमें जो राइट आंसर होगा वह हवाई जहाज के पंखों के डिजाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन जो है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता है, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता है। बाकी इनके अलावे जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे किस पे हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह क्या होता है। केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, नहीं। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं 2 पिंडों के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं 2 पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है, मायोपिया। साधारण टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष जो होता है इसे कहा जाता है मायोपिया, जबकि दूर दृष्टि दोष होगा तो हाइपरमेट्रोपिया। कैटरेक्ट क्या हो जाती है, वो जो लेंस होती है उस पर थोड़े व्हाइट कलर का परत छा जाता है, उजला रंग का, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। अगर आपको मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, तो इसे कह देते हैं प्रेसबायोपिया, है ना। सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकर्णित होता है, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपरिवर्तित होता है और बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। छोटी तरंग प्रकाश नहीं, इसमें ध्यान रखना है कि जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है वह क्या हो जाते हैं, वह कम प्रकर्णित होते हैं। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर कम प्रकर्णित होंगे तो इस हिसाब से हमें लाल रंग दिखेंगे, बाकी के रंग प्रकर्णित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन के कौन से उदाहरण नहीं है, इन पे हमें गौर फरमाना है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन पे है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पे है, मानव में आंखों का छवि का निर्माण, आपको पता है कि लेंस लगा हुआ है, लेंस लगा है तो अपवर्तन ही होगा। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ये प्रकाश के अपवर्तन, ये प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित नहीं है, यह अपवर्तन जो है उसका नहीं है, तो तरंगदैर्घ्य पे डिपेंडेंसी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता, ये क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यह ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप धारावाही भी आता था, सीरियल भी आता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो यह रिश्ता ऑप्शन ए कहलाता है।
ऑप्शन ए कहलाता है। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो है निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटना। हम लोग देख लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 2 10, 13 10 23, 1 24। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 24। और एक जो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं उसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी 24। और जितना प्रोटॉन की संख्या उतना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 24 वाले तत्व को हम के बारे में हमें बताना है। तो जो एटॉमिक नंबर 24 जो है वो किसका है, क्रोमियम का। वो किसका है, क्रोमियम का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। तो डैश जो उत्तर भाग में है वो की जाने वाली क्या है, कृषि है। तो आपको पता है कि जो घूम घूम करके कृषि की जाती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे ही क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो काकोलत जलप्रपात जो है वह बिहार के नवादा जिले में है। काकोलत, बिहार से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के कौन से जिले में है, वो नवादा जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो मारे गए गुलफाम जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई। तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है वह बिहार के कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, बिहार के कहाँ, मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे बिहार विभूति पूछा है और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, जबकि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। हमें ध्यान रखना है बिहार विभूति, तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है। तो लेबनान की राजधानी आपको ध्यान में रखना है हनोई। हनोई वियतनाम की है। हनोई किसकी है, वियतनाम की है। तो हनोई ना लेबनान की जो राजधानी है वो कहाँ है, बेरूत। कहाँ है, बेरूत। हनोई जो है, हनोई कहाँ की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है। जबकि निकोसिया जो है, निकोसिया यह राजधानी साइप्रस की है। और जबकि जो साना है, साना यह यमन देश की राजधानी है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन की राजधानी को भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, लेबनान। तो लेबनान का राजधानी हो जाएगा बेरूत। क्या हो जाएगा, बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। ध्यान रखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बीच में के बारे में पूछ रहा है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में हुआ था और किन दो शासकों के बीच में हुआ था, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा शासक के मध्य में हुआ था 1761 में। इसे तीनों याद रखना है। प्रथम हो गया था 1526 में, दूसरा हो गया था 1557 में, तीसरा हो गया 1761 में। तीनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तीनों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो जापान जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था वह 1956 में बना था। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1956 में बना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। इतना कम है कि 17 लोग ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी का जो एरिया होगा उसमें कितने लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग रहते हैं। जबकि अधिकतम अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया। तो ये करेंट हो गया कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 63 में है कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति के अधिकार से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 300 का ए है। कौन सा है, 300 का ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता जो है वह क्या है, पशुओं का पालन, साथ ही
साथ फसलों की खेती, दोनों, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो उसी को कहा जाता है मिश्रित खेती। क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो ओपेक एक पेट्रोलियम उत्पादक देश का एक संगठन है जिसमें कि 13 सदस्य देश है। उनमें सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, वेनेजुएला है, गैबोन है, गिनी है, अंगोला है, यूएई है, नाइजीरिया है, कांगो है। तो जितना नाम है ये सब है, लेकिन इनमें एक नाम नहीं है। कौन नहीं है? केन्या। कौन नहीं है? केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को क्या कीजिए? पढ़िए। पहला है जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। तो बिल्कुल की जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है? उतना ही सही है जितना कि वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। ये भी सही है। तीसरा, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। नहीं भाई, सीमा रेखा जो भारत और चीन के बीच है वह कौन है? मैकमोहन लाइन। कौन है? मैकमोहन लाइन। लेकिन यहाँ रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो यहाँ भारत चीन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा जो होते हैं संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो वह जो कर होता है उसे कहा जाता है वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क ये ऐसे कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वह पूर्वी घाट में स्थित है। वह कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज। कौन सा? एंडीज। कौन सा? एंडीज। जबकि इसके अलावे हम बात करें तो एंडीज जो है वह कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा कौन? दूसरी। कौन हो जाएगा? दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन। तो हो जाएगा शिखर धवन, जिसको कि क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम एक तो हो गया पद अवधि के 2 वर्ष तक, तथा दूसरा है कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका से अभिप्राय जो होगा वह अनुच्छेद 243P से 2ZG तक होगा। कहाँ से होगा? 243P से ZG तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो 1971 तक। 1971 के बाद पाकिस्तान से यह अलग होकर खुद एक नया देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी जो है वह घाघरा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक रुद्र व AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अशोक रुद्र और वह AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना जो था यह चौथी पंचवर्षीय योजना था। कौन सा योजना था? चौथी पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था, शरणार्थियों का पुनर्वास था, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। मतलब ये सभी था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 42वां जो भारतीय स्थल है यह अगर हम बात करें तो 42वां और 41वां दोनों पे हमें निगाह जानी चाहिए। तो 42वां जो है वह होयसल मंदिर समूह है, जबकि 41वां की बात की जाए 42वां इस क्वेश्चन का आंसर होयसल मंदिर समूह होगा, जबकि 41वां की बात की जाए तो वह शांति निकेतन होगा। क्या होगा? शांति निकेतन। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? 42वां। तो 42वां
याद रखेंगे होयसल मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो दिया गया वह ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। किसको दिया गया? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा, किसको? लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको जो लॉन्च किया गया यह ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, ध्यान रखेंगे मामा जी, कौन सा? मामा जी, मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या थी? तो थीम विषय थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। यह 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की क्या थी? थीम थी। अगर हम बात करें बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और कंफ्यूजिंग वाला याद रखना है, 22 अप्रैल को जो हम लोग मनाते हैं वह विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, जबकि बात हो 22 मार्च तो बिहार दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस। तो इस बार जो मनाया गया उसका थीम क्या था? बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है हम लोग विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक देखे? देखिए 2022 कितने? 2022 में कितने? 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे है? वह मैथ से है। तो मैथ का जो एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ से लगातार मैथ हम लोग नेक्स्ट पे किस पे चले आएंगे? जीके पे। जीके का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग रीजनिंग और मैथ को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू हो जाएगा। 101 में है निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी बढ़ जाएगी? मध्य दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सारे केसेस को हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से टिक कर लेंगे। तो है पहला है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 3। कौन सा हो जाएगा? 2 तथा 3, 2 तथा 3। तो 2 तथा 3 ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का नामकरण का आधार है कि यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूट्रियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो यह हो जाएगा, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिक्रिया Fe3+ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या सही है? तो क्या सही है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो होगा वह Fe3+ था और Fe2 दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? यह Fe3+ और Fe2+ जो है यह अम्लीय, यह Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, इनमें से हमें सही कथन को चुनना है। पहला कथन है केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है? नहीं। गैस तथा ठोस तरल, ठोस तो कभी भी तरल का व्यवहार नहीं करेगा। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सही, सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है COOH किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं? मतलब ये आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो किसके सफिक्स में इसको जोड़ा जाता है? COOH। तो COOH याद रखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है? COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। कह रहा है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, 5 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, 2 अन्य कार्बन, तो कार्बन एक जो 4 अन्य कार्बन परमाणु, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होते हैं वह 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सा गैस निकलती है? तो अमोनिया। कौन सा गैस? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट में कितने डैश शामिल होती है? तो एक कार्बन क्रेडिट में वो 1000 ग्राम की किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लायन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो लायन काय की खोज के लिए 1974 ईस्वी में कब दिया गया था? 1974 में। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सलोस्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? सलोस्मा झिल्ली की सूजन जो होती है उसे हम लोग या ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह क्या होता है? इस जीवाणु का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त उत्तक एक प्रकार, रक्त कैसा उत्तक है? तो ध्यान रखेंगे रक्त एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा और प्लेनरिया में डैश होता है। कैसा? ये लोग जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, इन सब में प्रजनन किस प्रकार की प्रजनन होती है? तो इस प्रकार इसमें जो होती है पुनर्जनन होती है। क्या होती है? पुनर्जनन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? 62% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कितने प्रतिशत? 62% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनके अलावे हम फिर देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से साइंस का क्वेश्चन है। साइंस और जीके जीएस इसको हम लोग इस वाले सेट में कर रहे हैं। इनके अलावे हम लोग नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो किसका किसका करेंगे? रीजनिंग और मैथ का ही करेंगे। और देख रहे हैं इसमें और कोई साइंस या जीके जीएस का क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है इस चैप्टर इस वाले मॉक 3 में। तो देख पाएंगे कि इसमें अभी तक तो नहीं मिल रहा है और इनके अलावे नहीं है, सारा क्या है? रीजनिंग है। तो इस प्रकार से जो आपका टेस्ट सीरीज 3 है, जो क्या है? टेस्ट सीरीज 3 है। इस टेस्ट सीरीज 3 में जितने भी जीके जीएस करंट का क्वेश्चन था जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन से रिलेटेड है, आप अगर मॉक लगा लेते हैं तो मॉक लगाने के बाद आप थोड़ा क्विक रिवीजन चाहते हैं वो भी आराम से, तो यह 30 मिनट का वीडियो आप ट्वाइस की स्पीड से देखेंगे तो 15 मिनट में आप पूरे मॉक एनालिसिस कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अगर ठीक ठाक लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।